क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ये जो सीरीज़ में आज से शुरू करने वाला हूँ ये है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, ये सीरीज़ का नाम होगा। इस सीरीज़ में ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। इस सीरीज़ में आपको ये बताया जा रहा होगा कि क्या गाइडलाइन होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह ताला जो मैं अभी अपने आप को जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो समझता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो है वो मेरे A+ ग्रेड में नंबर आते रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वजह से आपको गाइड करना चाहता हूँ मोटिवेशन के तौर पर। ठीक है, मोटिवेशनल गाइडलाइन में अलग सीरीज उसकी स्टार्ट करूँगा। ये मोटिवेशन नहीं, ज़्यादातर ये गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में जो है वो शुरू की हुई है आजकल। ठीक है, इसके अलावा दूसरी प्लेलिस्ट यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स पे मैं बना रहा हूँ वीडियोस। ठीक है, जो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसका नाम जो इस सीरीज़ में लेक्चर आएंगे जितना, उनका नाम होगा गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स। तो आज के जो लेक्चर है यानी कि इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर होगा वो आपको बेसिकली बताया जाएगा कि क्या फ़र्क होता है भाई, क्या फ़र्क होता है बोर्ड एग्ज़ाम प्लस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल उदास नहीं होना, वीडियो को ध्यान में रखना है आपने। आपको इंशाल्लाह ताला कंसेप्ट की क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा यार ये क्या चीज़ है। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम, मैंने फिर बोला आपको, बोर्ड एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम किस तरीके से डिफरेंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। आपको बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा किस तरीके डिफरेंस है। लेकिन आज मैं आपको जो है वो तरीक़ाकार बताने लगा हूँ कि जिस तरीके पर आपने चलना होगा। ठीक है, पता तो आपको सारा कुछ होगा, लेकिन मैं वो तरीक़ेकार कुछ पॉइंट्स रखूँगा, कुछ अपने दलाइल रखूँगा, उस मुताबिक आपने सोचना होगा कि यार हम किस लेवल पे खड़े हैं। हर बंदे का अपना लेवल होता है, एक अपनी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, हर समझने का अंदाज डिफरेंट होता है, तो आपने उस लेवल के मुताबिक अपने आप को चलाना होता है। तो मैं ज़रा लिखता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। राइटिंग को करना है आपने इग्नोर, आपको मेरा काम है बेसिकली आपको कंसेप्ट देना। ठीक है ना, तो मैं जल्द में लिख रहा हूँ, तो आपने देखना ज़रा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी 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 एग्जाम। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। आपने किन बातों का ख्याल रखना भाई इसमें। पहली बात तो ये है कि बोर्ड एग्जाम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 100% डिफरेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ना आपको मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में लिखेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। MD केट, ई केट, फलां केट, मतलब सब लिस्ट आ जाएगी आपके पास। डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के लिए डिफरेंट एंट्री टेस्ट लेती हैं। ठीक है, 12वीं जमात के बाद आपको देना पड़ता है, FSC के बाद। ठीक है, या फिर A लेवल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। तो इसके बारे में नहीं, ये आपको पता है, मेरा काम कंसेप्ट देना। ठीक है, यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम से 100% डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसको डिफरेंट समझता हूँ, कहते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं 100% डिफरेंट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें बनती हैं, उनका स्टाइल, उनका उस जो पेपर बनाने वाला उसकी थिंकिंग, और वो जो बोर्ड के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर बनते हैं, वो जो वो बनाता है पेपर, जो बोर्ड, उसकी थिंकिंग टोटली अनमैच्ड है, यानी कि बिल्कुल मैच नहीं करती। आप ये सोच लो, ये लेवल है दोनों का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है एप्टीट्यूड टेस्ट उनको कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये टेस्ट होता है आपका कि आप को हर लिहाज से चेक किया जाता है। सिलेबस के अलावा भी आपकी बेसिकली चॉइस के लिहाज से कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी हो सकती है किसी चीज़ को पिक करने में, इस लिहाज से भी आपको चेक किया जाता है कि कितनी अच्छी चॉइस है आपकी। तो भाई इन दोनों 100% डिफरेंट है। अब बात आती है इसकी स्टडी।
हम क्या करें? हम क्या, जब एफएससी में दाखिला हो, ठीक है, या 9th क्लास में दाखिला लें, या एफएससी यानी कि एफएससी फर्स्ट ईयर में या ए लेवल के जो फर्स्ट ईयर में हम दाखिला ले लें, तो वहाँ पर ये सोचें कि हम साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें? बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप 50 साल भी तैयारी करोगे, अगर आपने तरीके से और सही वक्त में सही चीज़ नहीं पढ़ी, तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नहीं आते, तब तक यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनको हासिल करने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपने शुरू से नहीं करनी। आपका जब एफएससी लेवल होता है या मैट्रिक लेवल होता है, तब आपको सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है। तब सिर्फ आपने अपने बोर्ड पे फोकस करना है। यानी कि अगर आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने अपने बोर्ड पे फोकस रखना है, उसमें 1000+ नंबर लेने, ठीक है। इसके बाद यानी कि 1000+ का मतलब ये है ना कि 90 से ऊपर चले गया। इसके बाद एफएससी या ओ लेवल ए लेवल जो भी पढ़ा है, उसमें भी 90% से ऊपर नंबर लिए, ठीक है। 90% से ऊपर नंबर आपने लिए, तब जाकर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करनी, जब आप बोर्ड से पास हो गए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दिमाग से निकाल लें कि जो एफएससी का सिलेबस है, आपने उस लिहाज से तैयारी करनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपने बिल्कुल जो है वो पास्ट पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उन पर आपने रिले करना है, भरोसा करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको सिलेबस दिया होता है, उसको ब्रॉड रेंज तक लेके जाना है। अब आप बोलेंगे वो ब्रॉड रेंज कौन सी वाली रेंज तक लेके जाके छोड़ दें, क्योंकि इल्म का तो कोई, मैंने पहले ही बताया था कि इल्म की कोई हद नहीं है। आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी चीज़ें खुलती रहेंगी, उतने राज खुलते रहेंगे। तो बेसिकली मकसद ये है मेरा बताने का कि ब्रॉड रेंज का मतलब ये है कि जो बंदा उस फील्ड में पास हो चुका है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो चुका है, उसका एक्सपीरियंस आपने देखना है कि उसने अपनी स्टडी को कितना ब्रॉड रेंज तक लेके गया। अगर वो बता देता है भाई मैंने यहाँ तक में लेकर गया, इतना मैंने ब्रॉड स्टडी की और वो उसकी सिलेक्शन हो चुकी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीएसएस कुछ भी है, ठीक है, जिससे आप बहुत डरते हो, कुछ भी है, जो बंदा उस फील्ड के अंदर जा चुका, सिलेक्ट हो चुका है, उसको बोलो कि तुमने वो जो सिलेबस दिया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको आपने किस लेवल तक लेकर गए हो। अगर वो बता दे कि भाई मैं इस लेवल तक लेकर गया था, उसको यहाँ तक मैंने पढ़ा था, इस लेवल तक उसको जाके इतना ब्रॉड किया था, इससे ज़्यादा ब्रॉड मैंने भी नहीं किया, तो फिर आपने उतना ही ब्रॉड करना और पास पेपर खोल लेने उसके, जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ रहे हो। तो बेसिकली मकसद क्या था? दो चीज़ें थी। इसकी तैयारी के लिए सिर्फ आपकी जो बुक्स होती हैं, यानी कि आपने बुक्स पर रिले करना है। आपका पूरा भरोसा आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम बोर्ड की बुक्स होती हैं, ए लेवल ओ लेवल, ये यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो आपने सारा भरोसा बुक पर करना है। बुक के अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। बुक के अलावा आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसका एक बाकायदा सिलेबस होता है, आपको पता है। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए ये करना है आपने कि इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ब्रॉड रेंज, ब्रॉड रेंज, ब्रॉड रेंज स्टडी। आपको ब्रॉड रेंज तक अपनी स्टडी को लेके जाना पड़ेगा, ब्रॉड रेंज तक। और आप पूछेंगे ब्रॉड रेंज कौन सी वाली, तो स्टडी तो पता नहीं कितनी वो कंसेप्ट होते हैं, डिटेल होता है, ठीक है। तो क्या है, किस रेंज तक लेके जाना है, तो परेशान नहीं होना। रेंज पता क्या है, ये जो ब्रॉड है ना, ब्रॉड, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चैंपियन होगा, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पास हो गया होगा, सिलेक्ट हो गया होगा, आपने उसका एक्सपीरियंस देखना है, उसको अपनी कॉपी में लिखना है कि वो क्या क्या बोल रहा है, जो जो वो बोल रहे हैं, फरमा रहे हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं,
ठीक है, आपने क्या करना है, उनका पॉइंट्स पूरी तौर पे लिख देते हैं कॉपी में, ठीक है, नोट करना है, अपने माइंड में भी अब नोट कर लेने कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेवल पर जाके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स थे उनको तैयार किया था, किस लेवल पे जाके आपने भी फिर उसी लेवल पे जाके स्टडी करनी। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही बात थी कि आपको मैं समझाना चाहता था कि बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को आप दूर रखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, ठीक है। तो ये काम नहीं होता और फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं, और इतने बड़े मसाइल होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है बचपन से आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। यानी कि आप जो है वो उसमें क्या कहते हैं, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है, आपके फुल नंबर आए मैट्रिक में जी, 60 में से आते हैं वैसे अगर मैट्रिक कर रहे हैं, ए लेवल ओ लेवल का आपको पता होगा, तो मैं 60 में से जी 60 आ गई, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आ गए, पूरे 75 आ गए नंबर। इसके अलावा जो एफएससी में पूरे 85 आ गए, सब्जेक्टिव में, प्रैक्टिकल में जो है वो आपके नंबर आ गए पूरे के पूरे ही आ गए नंबर 15। तो इस तरीके से आपके जी पूरे 100 नंबर आ गए बायोलॉजी में, एफएससी में। तो इस तरीके से नहीं होता। तो आप इसी वजह से जो है वो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया होता, यानी कि उसको समझा नहीं गया होता, उस पर आपने रिले कर लिया होता, भरोसा कर लिया होता है। आपने अपने आप को निकालना है, किस चीज़ से निकालना है, यूनिवर्सिटी और मैट्रिक एफएससी इसकी स्टडी जो है वो टोटली डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। 1% भी आपने नहीं इसमें रिले करना। रिले आपने उस पर करना है जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटी कैट है, ई कैट है, जो भी है, आपने उसके पास पेपर को खोलना है, तैयारी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी। और दूसरी बात, सिर्फ पास पेपर से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसे बंदे का एक्सपीरियंस पकड़ना है कि जो उसमें माहिर है, जो सिलेक्ट हो चुका है, उसकी बातें नोट करनी है, वो कहाँ तक लेकर गया स्टडी को, 2 कॉपी आपने भी वहाँ तक लेके जाना है। इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन जहाँ पर भी आप चाहते हैं आपका हो सकता है, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पास कर सकते हैं इन असूलों पे चलते हुए, ठीक है। हम क्या सोचते हैं जी, एफएससी में ये पढ़ लिया था, अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्होंने जी सपोज बायोलॉजी में राइबोसोम दे दिए, ये तो हमने एफएससी में पढ़ लिया था, तो क्या फ़ायदा, हमें तो आता ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने ये काम नहीं करना होता, हमें टोटली एफएससी को साइड में रखना होता है, मैट्रिक को टोटली साइड में रखना होता है, हमने प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी होती है, प्लान बना के स्टडी करनी होती है। बगैर प्लान बनाए आप जो है वो मंसूबा बनाए तो आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपने भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब ठोक दें, इस तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी।